नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान अधिनियम की 1877 का पार्ट 4 रहेगा है, जिसमें हम कुछ आपको डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से हम पढ़ने वाले। इसमें हम पार्ट जो रहेंगे हमारे पास, जो अब इसके बाद पार्ट जो आएंगे वो हम पहले जो अध्याय मतलब हमारे पास अध्याय कितने हैं, 6 अध्याय हैं इसमें। तो हम पहले पार्ट में पहले जो अब इस पार्ट है पहले पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम सेक्शन 3 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, ठीक, 9 तक, 9 तक। इसके बाद 10 से लेकर 30 तक, और जो अगला होगा 31 से लेकर 36 तक ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो 37 से लेकर 67 तक है। तो इसमें जो है इसमें कुछ पार्ट अधिक बन सकते हैं, इसमें कई बन सकते हैं, है ना। तीन बन सकते हैं, 4 दो बन सकते हैं, ज्यादा नहीं। इसके बाद 68 से लेके 72 और 73 से लेकर 75 तक ये हमारे पार्ट रहेंगे। इस तरीके से आपकी ये वीडियो आपको बनेंगी, समझे। ये पार्ट आपका है जो हमारा पार्ट है भारतीय संविधान अधिनियम का। तो ये हमारे पास इन पार्टों में आगे पूरा चैप्टर यानी पूरा अधिनियम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, इसका जो पार्ट 2 रहेगा, तो पार्ट 2 में अलग रहेंगे, जिसमें अध्याय 7 अलग रहेगा, पार्ट अलग रहेगा, 9 अलग रहेगा, 10 अलग रहेगा, और फिर 11 अलग रहेगा। इस तरीके से हमारे ये पार्ट बनेंगे इसमें। तो फिलहाल हम इसके पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमें 2 कॉन्सेप्ट हम साथ में समझेंगे कि बीएलएलबी थर्ड ईयर और एलएलबी फर्स्ट ईयर, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें कवर हो जाएंगे। और इसमें ये जो पार्ट रहेगा ये बीएलएलबी फोर्थ ईयर और एलएलबी सेकंड ईयर, इन दोनों के लिए हो जाएगा। यानी कि कुछ ही पार्ट में हमारी पूरी कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात कर ले, हमें ये चीजें इन पार्ट में पढ़ेंगे। तो इनकी लगभग हमारा जो सेक्शन रहे, हमारा चैप्टर रहेगा, तो ये हमारा लगभग 1 2 3 4 और लगभग 8 9 और 10, लगभग 10 जो वीडियोज होंगी, 10 वीडियो, उसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाए पार्ट 2। पार्ट 2 की बात करें तो ये हम जब भी महत्व ही बताएंगे तो हम जिस पे बात स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम इस पे बात करेंगे पार्ट 1 पे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम की बात करें तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 इसका नाम रखा गया है। विस्तार संपूर्ण भारत पर, प्रारंभ 1 सितंबर 1872, तो 1872 को ये प्रारंभ हो गया। बात करेंगे बना कब था, तो ये बना था 25 अप्रैल 1872। तो हम बात करते हैं धारा 2 में। तो धारा, देखिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, तो धारा 1 जो है वो केवल इसी के लिए ही बनाई, मतलब नाम रखा गया है। केवल यही 3 चीज बताती है, संक्षिप्त नाम क्या होगा उसका, विस्तार क्या होगा और प्रारंभ कब होगा। तो यही 3 चीज बताती है हमारी धारा 1, यही चीज है। धारा 2 में क्या बताया गया है, मैंने बताया था आपको, धारा 2 होती है, धारा 2 या धारा 3 के नाम से कोई एक्ट में 3 भी आती है। तो उसमें हमेशा क्या होता है, निर्वचन खंड होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो ये निर्वचन खंड होता है, उसमें परिभाषाएं जो दी गई हैं वो बताता है कि 2 या 3 के कौन सी परिभाषा
दी गई है क्या है, परंतु इसमें हमें धारा 2 में बताई गई है। भारतीय संविधान अधिनियम में क्या बताया गया है, धारा 2 में ही बताई गई है धारा जितनी भी परिभाषाएं हैं। प्रस्ताव, तो प्रस्ताव को हमें बताया गया है 2A में। तो प्रस्ताव क्या है ये बताया गया है 2A में। तो पता चलते साथ साथ क्या होता है प्रस्ताव। देखिए जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे व्यक्ति को जो है बी से क्या कहता है, देखिए देखिए जो प्रस्ताव होता है दो प्रकार से हो सकता है, या तो कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए। देखिए यदि ए बी को कोई भी काम करने के लिए या ना करने के लिए इस उद्देश्य से बात उसकी रखता है सामने वाले व्यक्ति को कि भाई ये बात वो है अनुमति दे सकता है, उसे स्वीकृति कर दे सकता है, तो यही बात उसके लिए क्या होगा, इस उद्देश्य से रखा है जो बात क्या होगी, प्रस्ताव कहलाएगा प्रस्ताव। उद्देश्य होना चाहिए इसके स्वीकृति का या अस्वीकृति का। तो मैं ये बता इसके लिए कोई प्रस्ताव है जब एक कंफर्म होना चाहिए तो व्यक्ति प्रस्ताव ये करेगा नहीं करेगा। अब क्या है स्वीकृति, स्वीकृति क्या है, कोई प्रस्ताव करता है, प्रस्ताव करता है, प्रस्ताव करने वाला होता है उसे करते प्रस्ताव करता है, और फिर ग्रहण करता है प्रस्ताव को उसे कहते हैं ग्रहीता। प्रस्ताव रखने वाला प्रस्ताव करता और प्रस्ताव ग्रहण करने वाला प्रस्ताव ग्रहीता। तो भाई दो व्यक्ति जब प्रस्ताव करता प्रस्ताव ग्रहीता क्या करता है, कोई वचन करने के लिए ना करने के लिए प्रस्ताव करता है, तब वह उसको जो स्वीकृति देता है क्या देता है, स्वीकृति यानी अनुमति दे देता है, मान लेता है, बात को मान लेता है, जैसे कुछ करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वीकृति। और तभी है स्वीकृति जब व्यक्ति उस वचन, अब इसी को तो वचन दाता वचन ग्रहीता भी कहते हैं, है ना। तो दाता जब स्वीकृति पूर्ण हो जाती है वचन ग्रहीता द्वारा, कर्ता दे देता है कि हाँ ठीक है, और ग्रहीता उसे स्वीकार कर देता है, ठीक है भाई मैं ग्रहीता, तुमने तो प्रस्ताव दिया है उसे मैं ग्रहण कर, मैं मान लेता हूँ, और तुम जब आकर भी एक्सेप्ट करो। तो दोनों जब एक ही बात पर आगे हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वचन। परंतु यहाँ पे क्या है, जो स्वीकृति में क्या है, यहाँ पे जो प्रस्ताव करता है ना, प्रस्ताव रखा है उस पर ही अपनी अनुमति देता है, पर अगर कोई इसकी बात है कुछ भी बात है तो तब ये भी मान्य होता है, या ये भी कह देता है ठीक है तेरे बात मानने अच्छी बात है, तो तब ये वचन बनता है। तो ये हो गए वचन कुर्सी। प्रतिफल यदि कोई करता है, प्रस्ताव करता, प्रस्ताव ग्रहीता, जब प्रस्ताव करता प्रस्ताव ग्रहीता क्या करता है, जैसे दोनों ये नहीं होगा क्या करते हैं, प्रतिफल देता है, जैसे तो दोनों में प्रतिफल है, जैसे प्रतिफल अमल करिए दोनों क्या करता है, प्रतिफल कैसे देते हैं दोनों, यानी प्रतिफल देता है कोई लाभ देता है,
तो प्रतिफल क्या है? जैसे ए है, बी के भी यदि बर्तन दे देता है तो भाई मैं गवाही नहीं दूंगा। ठीक है, गवाही नहीं दूंगा। तो गवाही अगर वो नहीं देता है ए के खिलाफ भी, तो वो ए क्या करेगा? उसके लिए या फिर पैसा देगा, है ना, लालच देता है ना कि भाई ऐसा 2,000 10,000 दो और मेरे खिलाफ गवाही नहीं दो। तो जब इसने पैसा दिया इसके लिए तब उसने गवाही नहीं दी, तो इसने क्या दिया? आश्वासन। तो ये आश्वासन क्या हुआ? और गवाही देखिए तो ये क्या कहलाएगा? ए के लिए प्रतिफल। और बी के लिए प्रतिफल क्या कहलाएगा? जो उसने पैसा दिया, है ना। ऐसे उल्टा दूसरा कुछ बनता है, फिर जब अपने इंग्लिश करवा ले तो भाई ये हो क्या कराओ, वैसे करा नहीं होगा, परंतु बड़ी जबरदस्ती करा लेता तो आसपास उल्टा हो जाएगा। वीकेंड के लिए आसपास हो जाएगा और एक के लिए उसकी फायदा जो भी होगा हो जाएगा। यदि बस तो तीसरा है करार। करार तीसरा भी बात का प्रतिफल हो गया। तो करार क्या है अब ये समझिए। अगर इसकी परिभाषा एक प्रतिबल, ठीक है, ये परिभाषा कहते हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जो भी पक्षकार का अधिकार से कुछ कार्य करने या ना करने के लिए उसमें कंडीशन रखी गई है। उसके बदले कोई लाभ या पैसा है, कोई सेवा या पैसा या कोई ऐसी चीजें दी गई है तो उसके बदले में दिया गया है वही क्या कहलाएगा? प्रतिफल। यानी उसमें कोई और आया हुआ नहीं है, कहीं पढ़ाने के लिए क्या प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, तो उदाहरण समझ सकते हैं हम। इसके उदाहरण क्या है? पारिश्रमिक जो भुगतान है, ठीक है, वेतन, सैलरी, प्रतिपूर्ति, ये सब क्या? ये भी क्या है? ये भी एक प्रतिफल है। क्यों प्रतिफल है? क्योंकि कोई भी देखिए वेतन जब कार्य करता है व्यक्ति, तो पारिश्रमिक वेतन की बात करें या किसी की बात करें, देखिए पारिश्रमिक यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसके द्वारा जो भी कार्य के द्वारा जो भी भुगतान या पैसा अर्जित किया जाता है उसे क्या, उसमें क्या होगा? तो वो भी पैसा मिलेगा। वेतन तो कार्य के बदले ही तो पैसा मिलता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को भी हम करार देते हैं कि भाई मैं आपका काम करूंगा और आप मेरे को पैसा देंगे, सही प्रस्ताव और कार्य होंगे तो ये भी इसमें पैसा मिलता है। सैलरी, तो सैलरी में भी यही होता है। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति में भी यही होते हैं कि भाई अगर कोई भी क्षति होती है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा तो इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? मैं होगा। अगला आता है करार।
देखिए वो करार क्या है, जब दो पक्षकार हैं, दो या अधिक पक्षकार हैं। अधिक पक्षकार क्या है, जो भी वे सभी वचन, वे सभी वचन क्या हुए, जो प्रतिफल तक क्या करें, प्रतिफल तक पूर्ण कर एक व्यवहार को, संवर्गों के वचन जो है उन व्यवहार तक क्या करें, पूर्ण करते हैं। जब पूर्ण करते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, करार कहते हैं। यानी मतलब क्या है, दो या दो से अधिक जो भी पक्षकार होते हैं, देखिए जब भी दो या दो से अधिक जो पक्षकारों के द्वारा जितने भी वचन या संबंध किए गए हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, प्रतिफल तक के जो व्यवहार तक होंगे, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, करार करें। तब प्रतिफल तक जो कंप्लीट हो जाता है व्यवहार तक, व्यवहार, तो उसे क्या कहेंगे हम, करार। दो या दो से अधिक जो पक्षकार होते हैं, एक ही बात पर क्या हो, सहमत हो जाते हैं। देखिए एक ही बात पर सहमत होते हो और उनके बीच क्या हो, उनके बीच क्या हो, वचनों की एक संवर्ग, यानी एक क्रम या वचनों की एक श्रृंखला इस तरीके से जो बनती है, बन पर प्रतिफल तक, जब प्रतिफल तक वो पूर्ण होती है, तब उसे क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, करार। उसी को हम क्या कहते हैं, करार। फिर प्रतिफल तक पूर्ण होती है, पूर्ण वचन को कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं, पूर्ण वचन को, पूर्ण वचन को प्रतिफल कहते हैं, वो करार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, जो पक्षकार होते हैं, जो पूरी कंप्लीट हो जाती है, प्रस्ताव हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, वचन हो जाता है, प्रतिफल भी हो जाता है, तब ये कंप्लीट या चारों चीज हो जाती है, तब हमारा क्या बनता है, करार। तो करार में है, ये पता चल गया करार क्या है। इसके बाद व्यतिकारी वचन, जब एक दूसरे के लिए वे वचन क्या हो, यानी कि जो प्रतिफल है, एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, इसी तरीके से जो प्रतिफल है, प्रतिफल क्या हो, एक दूसरे के लिए पारस्परिक हो, पारस्परिक वचन के रूप में हो। यानी कि कुछ वचन तुम दो या मैं उसके बदले वचन के बदले मुझे वचन मिले, या कुछ लाभ के बदले मुझे लाभ मिले, इस तरीके से जो होता है
वही व्यक्तिकारी वचन कहलाते हैं, है ना। लेकिन अब बात करते हैं संविदा की। हम अभी इन तीनों को भी छोड़ेंगे, हम पहले इसकी बात कर रहे थे संविदा की। तो देखिए संविदा की परिभाषा पूरे में बताई गई है। क्या है संविदा? तो बताई गई विधि द्वारा प्रवर्तन, क्या है, प्रवर्तनीय करार संविदा है। यानी कि ऐसे करार, क्या, ऐसे करार जो विधि द्वारा क्या हो, विधि द्वारा प्रवर्तन कराया जा सकता है। प्रवर्तन मतलब होता है उन्हें लागू कराया जा सकता है। यदि विधि द्वारा प्रवर्तन लागू कराया जा सकता है ऐसे करारों को, तो वो क्या कहलाएंगे? संविदा कहलाएंगे। ठीक, अब बात आते हैं शून्य करने और शून्य में। देखिए पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शून्य की। शून्य दी बताए गए, एक 2G में, एक 2G में। तो हम ज्यादातर शून्य की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं 2G की। G की तो हम कम बात करते हैं। तो देखिए पर दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए पहले समझिए शून्य क्या है। देखिए ऐसे करार, क्या चीज, ऐसे करार जो विधि द्वारा द्वारा करने के लिए क्या हो, आबद्ध ना हो, इनकी अवैध हो, देखिए अवैध। लेकिन ऐसे करार जो विधि के द्वारा कराए ही नहीं जा सकते, तो ऐसे करार क्या कराएंगे? शून्य कराएंगे, शून्य कराएंगे। ये बताया गया 2G में। ठीक, परंतु जैसे मान लीजिए उदाहरण आपको उसमें उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई अक्षम व्यक्ति है, यानी 18 साल से क्या है वो कम का व्यक्ति है, उसके अगर द्वारा कराया गया कोई, तो सब करा रहे हैं, जमीनें खरीद ली उससे, बेच दी, तो ऐसे करार क्या होंगे? वो शून्य होंगे। तो इसी प्रकार परंतु जे में क्या गया है कि ऐसे करार जो, देखिए इसमें एक और बात, ये विधि द्वारा क्या होंगे, यानी कानून द्वारा आबद्ध नहीं हो सकते। यानी कि इन्हें ऐसे करारों को कोर्ट, न्यायालय क्या है, पाबंदी नहीं कर सकती कि भाई ये आपको लागू कराना है। जमीन बेच दी 18 साल से कम बच्चे ने, तो ये क्या नाम है, अब इसकी जमीन हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। विधि द्वारा, ये कानून द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, है ना, प्रवर्तित नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे करार जो क्या हो, प्रवर्तित ना हो, जब तक, कब तक, ये है, ये क्या कहता है, देखिए जब तक करार प्रवर्त नहीं होते तब तक वो क्या होंगे, शून्य होंगे। केवल जब तक प्रवर्त नहीं होते तब तक वो शून्य होंगे। बाद बाद अगर वो प्रवर्त हो जाते हैं तो वो शून्य खत्म हो जाएगा, यानी वो लागू हो जाएंगे, अच्छे, यानी वो वैध हो जाएंगे। परंतु ऐसे जो हो शून्य, जो विधि द्वारा क्या हो, अवैध है, वो वैध नहीं कराए जा सकते। तो ऐसे जो करार होंगे वो क्या कहलाएंगे, शून्य। तो ये 2G की बताई गई है और ये 2J में बताई गई है। अब बात आती है शून्य कणीय। तो शून्य कणीय में क्या है, इन दोनों से कुछ ही अलग है।
देखिए शून्य कण क्या कहलाता है, ये लास्ट डेफिनेशन है। देखिए ऐसे करार, ऐसे करार ये संविदा भी हो सकती है। संविदा क्या हो, विधिकारक परिवर्तनीय हो, ठीक है, परिवर्तनीय हो और वह सही हो, सही नहीं है। और जिसे करने के लिए क्या हो, मान्यता भी प्राप्त हो। तो ऐसे तो करार होंगे जो संविधान में क्या होगी, शून्यकाली, लेकिन परंतु क्या ऐसी होंगी, ये तो भाई मान्यता भी प्राप्त है, प्रवर्तन ही भी तो संविदा होगी, परंतु ये क्या होंगे, कुछ कंडीशन में अगर कोई गलत कार्य, गलत इंटेंशन या गलत किसी कुछ कारणवश या भूलवश या कुछ कपट से, दुर्व्यसन से या कोई अन्य कारणों से क्या कराई गई है, वो कराई गई है, संविदा कराई गई है, तब ऐसी कंडीशंस क्या होगी, तब वो क्या होगी, शून्यकाली होगी, जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें विकल्प हो, किसका विकल्प हो, परिवर्तन का, या समाप्ति का। ये पक्षकारों के पास विकल्प होता है कि परिवर्तन कर सके, समाप्त कर सके, तो तब वह संविदा क्या होगी, शून्य करने कहलाएगी, तब वो समाप्ति यानी कि शून्य हो जाए, शून्य के लिए वो कार्य करे, तो शून्य करा दें किसी भी संविदा को, वो क्या कहलाएगी, शून्य कर दें। तो ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आप हमने आज काफी चीज सी समझी, धारा 1 धारा 2, तो इसमें पूरी चीजों के बारे में हमने समझा, प्रस्ताव क्या है, वो सब क्या है, तो इस बारे में हम जब भी बात करेंगे तो प्रस्ताव कितने टाइप हैं, कैसे कैसे होता है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल हम अभी केवल इस पर फोकस हमारा रहेगा कि हमें सेक्शन हमें देखने हैं, तो सेक्शन के बाद हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो संविधान प्रस्ताव कब सब सही माना जाएगा, कब गलत माना जाएगा, किसके लिए हो सकता है, कैसे वचन कब होगा, इसके लिए आवश्यकता को क्या होंगी, किन परिस्थितियों में हो सकता है, किस परिस्थितियों में वचन नहीं माना जाएगा, तो ऐसी अन्य उस चीजों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे टोटली। ठीक है, बस अभी तो इतना ही, धन्यवाद।